लास्ट क्लास हम लोग ने क्या पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। अभी मैं पहले तुम्हें चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट का फर्स्ट डेफिनेशन था, उसके फंक्शंस, उसके इंपॉर्टेंस, वो सारी नेचर, फिर उसके बाद कौन कौन से टाइप के फंक्शंस थे, उसमें कौन कौन से मैनेजमेंट थे, 4 टाइप के मैनेजमेंट थे, वो सारी चीज़ पढ़ाई थी। तो फर्स्ट देखो मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट क्या था, एक आर्ट था ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की जो कला, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैनेजमेंट बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या, फर्स्ट था यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब हर जगह एक्सेप्ट होती है। सेकंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, मतलब कैसा मैनेजमेंट जो चीज़ें डिसाइड करता है वो हमेशा उनके गोल, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके डेस्टिनेशन से रिलेटेड होगी। थर्ड था ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में एक्टिविटी होगी। फोर्थ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट जो काम करता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट ने वर्क किया, किसी के लिए नहीं करे, सबके लिए मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए और उसके लिए मैनेजमेंट को वर्क करना ही पड़ता है। उसके बाद थर्ड फिफ्थ है ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, एलियन अलाउ नहीं है। उसके बाद सिक्स्थ है डिसीजन प्रोसेस, एलियन अलाउ नहीं है मतलब एलियन कर ही नहीं सकते। उसके बाद सिक्स है डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस का मतलब क्या, मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, क्यों, क्योंकि वो एक ओनर है, एक हिसाब से वो ओनर है, पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो उसके पास क्या डिसीजन पावर होगी। और सेवंथ है साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, साइंस का मतलब क्या, साइंस में 3 चीजें बताई थी, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, थंब रूल, और उसके बाद क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर उसके बाद आर्ट, आर्ट में क्या होना चाहिए, स्किल एंड नॉलेज। फिर उसके बाद एक्सपर्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ आएगी। फिर उसके बाद प्रोफेशन, प्रोफेशन में प्रोफेशन तो एक है ही है, बीबीए एमबीए वाला, ये सारी चीज़ें प्रोफेशन भी होता ही है एक मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या क्या देखे थे, नेचर में क्या था, यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस सर्विस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस एंड साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। 7 थे, ये याद करना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में फर्स्ट क्या, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेसेसरी, सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या, जो उसके पास रिसोर्सेज हो उनका फुल यूटिलाइज करना है उसको, वो किस में आएगा, इंपॉर्टेंस में। थर्ड है एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एकम्प्लिशमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करें, कब गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज होगी तभी तो एकम्प्लिशमेंट होगा ऑब्जेक्टिव्स का। उसके बाद यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सक्सेस के लिए मैनेजमेंट चाहिए। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट। इंक्रीज इन प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है अगर अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा वर्क करेगा तो अच्छे से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सोशल बेनिफिट, सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट होगा। एंड एट्थ है नेशनल मोटिव, मतलब क्या, नेशन का जीडीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट, ये हो गया आर्ट प्रोफेशन। नाउ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमने 3 लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, टॉप, मिडिल और बॉटम। टॉप लेवल में क्या, अब इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिए होंगे, तो ये रहा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या, फर्स्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैनेजमेंट का काम किसका होता है, फर्स्ट लेवल मतलब टॉप का, और एडमिन का काम ज़्यादा किसका होता है, बॉटम का। उसके बाद सेकंड पीपल इंक्लूड, सबसे लेस इंक्लूड्स होते हैं ऊपर फर्स्ट में। फिर उसके बाद ये नहीं, पीपल इंक्लूड्स का मतलब कौन कौन से इंक्लूड है, तो फर्स्ट होता है जनरल मैनेजर। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट टीम के लोग होंगे, सीएफओ, सीईओ, ये सारे लोग मैनेजमेंट में आएंगे। और उसके बाद मिडिल लेवल पे क्या होंगे, जो मैनेजर होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग मैनेजर, सोशल वो मार्केटिंग मैनेजर, फिर उसका सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे। और लास्ट बॉटम लेवल, बॉटम लेवल पे सारे सुपरवाइजर, लेबर्स, एम्प्लॉयज़, ये सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी होगी, मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल होगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जो जिस वर्क को कर रहा है उसकी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ज़्यादा किसकी होती है, फर्स्ट लेवल और वो टॉप की। नंबर ऑफ मेंबर, सबसे कम होते हैं, लेस नंबर होता है मैनेजमेंट में टॉप लेवल का, उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं मिडिल पे, और सबसे ज़्यादा होते हैं बॉटम लेवल पे। मतलब एक ओनर होता है, ओनर 1 है, 2 है, 5 है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं कि हाँ भाई 100 है, 200 एम्प्लॉयज़ है, 500 एम्प्लॉयज़ है, ऐसा होगा। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या, किसमें कितनी कैपेबिलिटी चाहिए होती। तो जो मैनेजमेंट टीम में है, सीएफओ, सीईओ, जनरल मैनेजर, ये सारे क्या होते हैं, ये ऑलराउंडर होते हैं, पूरे बिजनेस का हर चीज़ इनको पता होता है, ए टू जेड। उसके बाद मिडिल लेवल पे जो जिस चीज़ का है उसका एक्सपर्ट होता है मिडिल लेवल पे, और बॉटम लेवल पे वो उस डिपार्टमेंट में जो उसको वर्क दिया है उतना ही उसको आता है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाने का काम किसका है, टॉप लेवल का, उसको कन्वे करने का काम मिडिल लेवल का, और फॉलो करने का काम किसका, बॉटम का। मिडिल और बॉटम दोनों भी फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, कौन किसके अकाउंटेबल है, मतलब जो बॉटम लेवल है वो मिडिल के अकाउंटेबल है, मिडिल वाले टॉप के अकाउंटेबल है। उसके बाद 8 डिसीजन, डिसीजन वो ऊपर पढ़ा ही था, डिसीजन मेकिंग पावर, टॉप लेवल के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, और जो लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग मिडिल और बॉटम वाले वर्क करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में तुम देखोगे आगे आएगा, मिडिल लेवल भी किसी किसी पॉइंट पे डिसीजन ले लेते हैं,
ठीक है। तो वो उनको उतनी पावर दी होती है किसने, टॉप लेवल में, कि हाँ आप 5 लाख के अंदर कुछ भी चीज़ होती है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए टॉप लेवल की ही नीड होती है। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस है, ठीक है। नाउ फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस तो आगे पूरे चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन ये भी आएगा। फंक्शनल एरिया, नाउ फंक्शनल एरिया में हमने 2 पढ़े थे, एक्चुअल में 4 है, 2 के हमारे पास चैप्टर है तो हमने 2 ही पढ़े थे। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या, पहला इसके इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या क्या, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तभी क्या होगा, बिजनेस में एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा अगर आप आपके लेबर्स को सही से मेंटेन कर रहे हो, आपके मेंस को सही से मेंटेन कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्ड है मेंटेन रेपुटेशन, मतलब कि आप गुडविल रेपुटेशन गुडविल मेंटेन करते हो। फोर्थ है मेंटेनेंस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या क्वालिटी कंट्रोल है आपका, गुड्स एंड सर्विस जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपका गुड्स का बिजनेस है, सर्विसेज का बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस जो होता है वो एंड किस पे खत्म होता है, रिजल्ट बेस पे, मतलब कि आपका जितना अच्छा रिजल्ट है, आपने जितनी अच्छी चीज़ें की है उतना अच्छा इसका मतलब आपका मैनेजमेंट था, ठीक है। उसका डेवलप फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस मतलब सब में हार्मनी होनी चाहिए, सबको एक जैसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को कुछ अलग लग रहा है, रेसिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी पढ़ा था हमने ऊपर मैनेजमेंट में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो मशीन है चाहे मैन है। उसके बाद रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट्स, मतलब क्या, लेबर टर्नओवर रेट्स कम से कम हो, जितना कम रिडक्शन लेबर टर्नओवर होगा, देखो लेबर टर्नओवर का मतलब पहले भी बताया था, कितने एम्प्लॉयज आपके उस ईयर में कंपनी से बाहर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं और कितने का न्यू का रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर जितना कम होगा, जितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ टिकेंगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा, ठीक है। नाउ जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, अगर आप उनको टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, उनका सही से सारा ध्यान रख रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उनको जॉब सेटिस्फाइड रहेगा, उनको टाइम टू टाइम हॉलीडेज चाहिए होता है, उसके अलावा प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें परक्विजिट्स चाहिए होते हैं, वो सारे उनको मिलते रहने चाहिए। उसके बाद है एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, अगर कोई एक कंपनी है वो अच्छी चल रही है तो उसके अलावा दूसरी कंपनीज भी अच्छी चलेगी, क्यों, क्योंकि आपका कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है तो आप भी सही से चलोगे, आप सही से चल रहे हो मतलब पूरे इंडस्ट्री में ऑल ओवर सारी कंपनीज ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऊपर वाले में देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में तो क्या प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है, ट्रेनिंग, प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें देनी होती है, अकम्पलिशमेंट करें, इंडिविजुअल बिजनेस ऑब्जेक्टिव रहे, वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं हमारे, प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन, इवैल्यूएट उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, टू मेंटेन एम्प्लॉयज बिजनेस बाय रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, वही ऊपर वाला ही। फिर उसके बाद बूस्ट देयर जेस्ट एंड एफिशिएंसी टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। नाउ फाइनेंशियल भी है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ना था। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या, फर्स्ट टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान, मतलब पहले आपको प्लान डिसाइड करना है, ठीक है। सेकंड प्रोडक्शन रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। रिसर्च किस मामले में, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में निकालने वाले हो, अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उतार रहे हो तो इसका मतलब कि आपके पास प्रॉपर उसकी रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप आपके कंपटीटर, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकोगे, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकोगे, ठीक है। टू सेलेक्ट द प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स, आपको कौन से 2 से 3 प्रोडक्ट मिला के फाइनल प्रोडक्ट बनता है, रॉ मटेरियल होते हैं वो 2 से 3 टाइप के रॉ मटेरियल मिलेंगे, तब जाके आपका फिनिश्ड गुड्स जो आएगा वो फिनिश्ड गुड्स बन के आएगा, ठीक है। जैसे एक पेन बनता है, पेन में भी क्या होगा, प्लास्टिक होगा, उसके अंदर इंक होती है, उसके अंदर पिन पॉइंट होता है, तो वो सारी चीज़ें किस में होती है, वो उसके प्रोडक्ट मिक्स में हो। टू सेलेक्ट टेक्नोलॉजी एज वेल एज मशीनरी, मतलब क्या, टेक्नोलॉजी और मशीनरी भी सेलेक्ट करनी है, टेक्नोलॉजी जितनी बेस्ट होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करनी है, कौन सी मशीनरी यूज़ करनी है, आपका स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, आप 10 लाख की मशीन यूज़ करोगे, 20 लाख की करोगे, 50 लाख की करोगे, कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन परचेज करोगे। टू डिसाइड लोकेशन एंड लेआउट फॉर बिजनेस, बिजनेस का लेआउट क्या होना चाहिए, कितने फीट का हाइट होना चाहिए, सारी चीज़ें देखी जाती है, किस जगह बिजनेस हो, कहाँ से रोड टच हो, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपके बिजनेस से इजीली अवेलेबल हो, एम्प्लॉयज़ के लिए भी सही से रहे। उसके बाद टू एस्टिमेट द नीड ऑफ मटेरियल एंड अदर नेसेसरी थिंग्स, एस्टिमेट करना है कि हाँ हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, हम कितना स्टॉक में रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एक अलग से गोडाउन लेना पड़ेगा कि वहीं पर हम स्पेस बना के रखें कि हाँ इस पार्ट में पूरा स्टोर बना के रखा है, वहाँ पर भी स्टोर मैनेजर रखा है, स्टोर कीपर रखा है, ठीक है।
टू एस्टिमेट द नीड, ये हो गया प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाता है कि हाँ हमारी मशीन भली 2000 यूनिट्स बना सकती है, लेकिन हम मार्केट में सप्लाई 1000 का ही, तो लेट इट भी हम 1200 यूनिट्स ही बना रहे, ज़्यादा नहीं बना सकते, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पे कंट्रोल रखना है। क्वालिटी कंट्रोल कैसा, जैसे कैडबरी का बेस्ट एग्जांपल है, तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में खाओ, किसी भी विलेज में जाके खाओ, किसी भी टाउन में खाओ, किसी भी सिटी में जाके खाओ, कैडबरी का टेस्ट सेम ही आता है, उसका सेम ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी कंट्रोल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस और कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, कॉस्ट पे कंट्रोल करना है। मतलब क्या, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उसी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज कैलकुलेटर बन रहा है, कैलकुलेटर बन रहा है, एक एक कंपनी है जो 500 रुपीज़ में कैलकुलेटर बना रही है, सारी कंपनीज पूरी इंडस्ट्री में 500 का बन रहा है, लेकिन कोई एक कंपनी ऐसी है जो 490 में बना रही है। मतलब देखो प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा होगा, सेल प्राइस तो सेम ही है, सेल तो सब जने 1000 में ही कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी होगी जो क्या कर रही है, उस पर 510 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, बाकी सारी कंपनीज 500 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये जो 510 रुपये का कर रही है, इसका क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए इसका प्रॉफिट ज़्यादा। जैसे मारुति सुजुकी, बेस्ट एग्जांपल है ऑटो पार्ट्स में। मारुति सुजुकी जो कंपनी है वो क्या करती है, उसके पास इंडिया का जितना ऑटो सेक्टर है उसका 50 to 60% शेयर उसके पास है, 50 to 60% मार्केट कैप्चर करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करती है, इसलिए वो आज से कितने सालों से पहले, आज भी वो 3,50,000 4 लाख में कार बना के बेच देती है, सेल कर देती है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पड़ जाता है सेल बायर को 4,50,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वो न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। नाउ इंट्रोड्यूस वेरिएशंस एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन। वेरिएशंस लाने होते हैं, आपने हर प्रोडक्ट्स में देखा होगा, जैसे कार के एग्जांपल में भी वेरिएशंस होते हैं, चॉकलेट्स कैडबरी में भी वेरिएशंस होते हैं, तो हर चीज़ में वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन लाने से कैसा होता है कि हमें ट्रायल एंड टेस्ट होता रहता है कि हाँ हमें मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा मार्केट से बाहर करना है, ठीक है। तो ये सारे थे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज हो गया। होप सो तुम लोग ने इसके क्वेश्चन आंसर करे होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम करवाए थे, थोड़े बहुत समझाया था। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल का मतलब कैसा होता है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट में हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है। उसमें देखो उसने क्या दिया है, लोग प्रिंसिपल यहीं पर आते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नेचर क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट का नेचर तो वह कभी रहेगा जो हमने आगे पढ़ के है। नेचर फर्स्ट दिया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब हर जगह एक्सेप्टेड होता है। सेकंड, फ्लेक्सिबल। देखो अब प्रिंसिपल रूल्स बना रहे हो वो हमेशा थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं हो रिजिड बन जाए। अगर रिजिड बन गए तो एम्प्लॉयज़ का लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, एक टाइम तक एम्प्लॉय रुकेगा, लेकिन आपके रिजिडनेस के कारण एम्प्लॉयज चले जाएंगे, न्यू इनोवेशंस आइडिया नहीं आ पाएंगे, तुम्हारी बिजनेस वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके बाद थर्ड है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस या कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो हाँ पूरे एम्प्लॉयज़ मतलब सारे एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क करते हैं कि हाँ भाई ये टाइम रहेगा, इस टाइम पे आने का, इस टाइम पे लंच ब्रेक करने का, तो ये सारी चीज़ें फिक्स है, तो ये जनरल गाइडलाइंस है। उसके बाद फोर्थ है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब क्या, मैनेजमेंट ऑब्वियस ह्यूमन बिहेवियर पे देखो सेम है, अभी जो पढ़ के आए हैं वो का वो सेम है, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर पर ही मैनेजमेंट डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट करने वाले भी ह्यूमन्स ही है। उसके बाद है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब होता है मे और मे नॉट हैपन। मे और मे नॉट हैपन मतलब हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वो कंटीजेंसी मतलब। अब कंटीजेंसी में कैसा, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का फैक्ट्री में क्या काम, अगर आग लगी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर पूरे में पाइपलाइन होता है वाटर का, हर फैक्ट्री में होता है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि वो कंटीजेंसी, अगर हुआ तो क्या करना है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी रहना चाहिए, हमेशा चेक होता है, एवरी ईयर चेक होता है, हमें पीयूसी का सर्टिफिकेट लेना होता है। ये सारी चीज़ें होती है कंटीजेंसी में आएगी। फिर उसके बाद तो ये क्या 5 पॉइंट थे। अभी ये पांचों में क्या आ गया, नेचर में क्या, पहला क्या था, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट, एवरी जगह हर जगह एक्सेप्टेड होगा। सेकंड, फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपको। थर्ड, जनरल गाइडलाइंस अवेलेबल होती है। फोर्थ, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। फिफ्थ है कंटीजेंसी, मे और मे नॉट हैपन, हुआ तो क्या, नहीं तो भी कुछ नहीं, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस में फर्स्ट है इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब क्या, मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कैसे? अगर वो टाइम पर सारी चीज़ें बन रही है, रूल्स बने हुए, प्रिंसिपल्स बने हुए, सारी चीज़ें हो रही है, तो क्या करेगा मैनेजर, सही से काम कर पाएंगे। मतलब टॉप लेवल ने अगर अच्छा काम किया तो मिडिल लेवल वाले भी अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या,
मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम यूज़ होता है उसका रिसोर्सेज का। जो भी आपके पास मैन है चाहे मशीन है, उन सबका प्रॉपर यूटिलाइज होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। मैनेजमेंट किस में वर्क करता है, हेल्पफुल इन लॉजिकल एंड साइंटिफिक डिसीजन, मतलब क्या प्रॉपर वो सोच सकता है, अगर वो अपने उससे वर्क कर रहा है। तो मैनेजमेंट होना एवरी फील्ड में या एवरी कंपनी में मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए। उसके बाद टू कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कॉप अप किसके साथ, चेंजिंग बिजनेस है। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अगर तुम चेंज नहीं हुए, जैसे तुमने सुना होगा नोकिया ने क्या किया था, पूरा जो बाहर का एनवायरनमेंट था, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो पूरा एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रहा था, लेकिन नोकिया नहीं हुआ, तो बिजनेस से बाहर हो गया, इंडस्ट्री से ही बाहर हो गया। लेकिन उसकी जगह कोई भी, जैसे सैमसंग क्या करा, सैमसंग वाला उस एंड्रॉइड को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने किसके हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो जो कॉप अप करता है वो मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट होता है, और वो बेस्ट मैनेजमेंट करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है। अदरवाइज बिजनेस आपके क्लोज हो जाते हैं, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों नहीं हो, अगर बेस्ट मैनेजमेंट नहीं है तो वो कंपनी धीरे धीरे क्लोज हो ही जाती है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है टू फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी एट लार्ज का भी ध्यान रखना है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट करनी है। और फैक्ट्री कभी भी, जैसे तुमने देखा होगा कि वैसे तो अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट, फिर भी फैक्ट्री कहीं भी रेसिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं होती, फैक्ट्री हमेशा सिटी से बाहर या विलेज के बाहर ही होती है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी का ध्यान रखना होता है, सोसाइटी को लॉस ना हो या उन लोगों को दिक्कत ना हो, कोई डिजीज़ ना फैले, इसलिए हमेशा बाहर रहती है। ठीक है। उसके बाद यूजफुल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट किसके लिए चाहिए, यूजफुल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे अभी मारुति सुजुकी का एग्जांपल लिया, अगर अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहेंगे, वो कौन करवाता है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो। ये सारी चीज़ें किसकी बता रही है, इंपॉर्टेंस बताए जा रहे हैं मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, कि अगर आपके प्रिंसिपल से आपके मैनेजमेंट बेस्ट है तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस मैनेजमेंट को बेस्ट बनाती है और आपकी कंपनी को आगे ग्रोथ करती है। तो उसमें क्या था, यूजफुल फॉर रिसर्च, तो रिसर्च में काम होगा, बेस्ट मैनेजमेंट है, वही रिसर्च करने देगा, वही रिसर्च पे एक्सपेंस करेगा। रिसर्चेस फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 रिसर्च किए तो 10 के 10 सक्सेस हो जाएंगे, उसमें से रिसर्च सक्सेस मिलने वाला मैक्सिमम 1 to 2 होते हैं, बाकी सारे फेलियर्स ही होते हैं। लेकिन फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंस किया जाता है और उस पर ह्यूज एक्सपेंस लगता है, कोई कम नहीं लगता है। ठीक है। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग होती है, न्यू एम्प्लॉय है उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको फिर उसका ट्रेनिंग होगा, फिर उसके बाद उसको वर्क देंगे, फिर वर्क के बाद उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है कि उसको टाइम देते हैं कि हाँ भाई तुझे 1 ईयर 2 ईयर दिया, फिर उसके बाद उसका प्रमोशन होगा, तो धीरे धीरे कंपनी डेवलप करेगी और उसके बाद एम्प्लॉयज़ भी अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा। तो इंपॉर्टेंस में क्या क्या था, फर्स्ट था इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, सेकंड था मैक्सिमम यूसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद थर्ड था हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन, जो मेंटली रिवॉल्यूशन जो होता है वो सारे इसमें आएगा। फोर्थ, कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके साथ कॉप अप कर सके। फिफ्थ होता है टू फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद सिक्स होता है यूजफुल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेस्ट होता है किसके लिए, रिसर्च करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बेस्ट मैनेजमेंट होगा तभी ये 6 पॉइंट्स अच्छे से वर्क कर पाएंगे। उसके बाद थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग थॉट्स दिए, क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल का ऐसा कुछ काम नहीं है, बिहेवियर रिलेटेड भी नहीं, मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट में दो थे, मैक्स ये इनका बहुत वो रहता है, एक तो टेलर का, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, मतलब फ्रेडरिक टेलर, और दूसरा हेनरी फ्योर्ड। ठीक है। तो फ्रेडरिक टेलर ने क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, तो फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते हैं। तो देखो जैसे हमने आगे देखा था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस भी है। अब मैनेजमेंट अगर साइंस है, इसका मतलब वहाँ क्या, रूल्स प्रिंसिपल्स, थंब रूल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें चलेगी। तो वही फ्रेडरिक टेलर ने भी बताया। फ्रेडरिक टेलर क्या बोलता है वो देखो, फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या, ये बोल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन, दिमाग का काम है, on the part of particular unit of a employees in a factory. It is totally mental revolution towards their task, duties, colleagues and honors. प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन, आपके दिमाग पे ही सही से वर्क करेगा अगर तुमने सही से सोच के काम किया। देखो एक होता है कि नीचे से ग्राउंड फ्लोर पे मिट्टी रखा है, उस मिट्टी को उठा के 10th फ्लोर पर बाय स्टेयर जाना, और एक होता है कि उसी मिट्टी को सेम चीज़ को लेकर लिफ्ट में लेके जाना। ठीक है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा काम देती है, किस में दिमाग होता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्वियस उन्होंने कोई ना कोई सी साइंस लगाई, कोई ना कोई ऐसा सोचा है, किसी ने तो मशीन बनाई होगी कि यहाँ से 10th फ्लोर जाना है तो हम स्टेयर से होके जाएं, इससे अच्छा है हम लिफ्ट में जाएं। क्लियर। तो यही सारा होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद डेफिनेशन में क्या, वही नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें अपने आदमी से क्या चाहिए, आदमी मतलब लेबर से, तुम्हें तुम्हारे लेबर से क्या चाहिए और वो क्या करे, एंड देन सी टू इट एंड देन डू इट
इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, और वो अपने चीपेस्ट वे में उस चीज़ को कंप्लीट कैसे कर रहा है, वो किस में आएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। देखो कुछ डेफिनेशन ऐसी है जिनको बाय हार्ट करनी होती है, तो उनमें से ये एक डेफिनेशन, उसके अलावा आगे भी आएगी 5-6 डेफिनेशन ऐसी होती है जो तुम्हें कुछ भी हो जाए बाय हार्ट करनी, जैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम आए पहला ही काम तुम्हारा क्या है, डेफिनेशन लिखो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू आर मेंट टू डू, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा पर्सन लेबर क्या करे, एंड देन सी इट, उसको देखो, एंड देन डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, एंड दैट वो कर रहे हैं उस वर्क को चीपेस्ट वे में। चीपेस्ट वे का मतलब ये नहीं कचरा कर देना, उस मतलब अपने जो रिसोर्सेज है, अब जैसे लेबर वर्क करे तो लेबर किस पे, मशीन पे काम करेगी, मशीन में क्या प्रोडक्ट कुछ ना कुछ डालेगी, रॉ मटेरियल डालेगी, तो वेस्टेजेस कम से कम हो, वो चीज़ बिगड़े ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये काम कौन करेगा, ये कौन, बेस्ट मैनेजमेंट होगा, और ये सारी चीज़ें सोचने का काम किसमें आएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद इसने दिया है रिवॉल्यूशनरी थॉट्स वेयर बिलो स्टेटेड मैटर्स आर कंसिडर्ड, कौन कौन से मैटर कंसिडर किए जाते हैं, तो फर्स्ट इसमें दिया है ईच वर्कर हैज असाइंड वर्क एज पर हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। देखो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, देखो जो डॉक्टर होता है, अब एक कोई भी इंजीनियर को डॉक्टर का काम नहीं दे सकते, उसको ऐसा नहीं बोल सकते तो इंजेक्शन लगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का काम जिसका प्रैक्टिस हुआ है डॉक्टर का वही लगाएगा, नर्स लगाएगी, वो बॉय लगाएगा, लेकिन कोई भी जाके इंजीनियर नहीं लगा लेगा, कोई सीए जाके नहीं लगा लेगा, ठीक है, लॉयर नहीं लगाएगा इंजेक्शन, तो जिसका काम जो ही करेगा। तो अपनी अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी पे वर्क डिपेंड करता है। उसके बाद सेकंड होता है इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी, आपके वर्क, आपको जो वर्क मिला है वो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ लोग 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, या एक्चुअल में स्टैंडर्ड टाइम, सपोज कंपनी ने स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है कि ये वर्क हमेशा हर पर्सन 1.5 घंटे में तो कर ही लेता है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं, 1-2 लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे में कर लेते हैं, ठीक है, वो उनका एक्सेप्शन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 आवर्स लगाते हैं, मतलब जो 2 आवर्स लगाते हैं उनको बोलेंगे कि भाई तू 1.5 आवर में कंप्लीट करने का टारगेट रख, ठीक है। उसके बाद ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट रैपिडली शुड बी पेड मोर वेजेस, जिसने अच्छे से वर्क किया है, मतलब 100 आवर्स में 100 यूनिट सब बना रहे, लेकिन कोई एक वर्कर ऐसा था, 2 वर्कर ऐसे थे, 5 वर्कर ऐसे थे कि उन्होंने 100 आवर्स में 105 यूनिट्स बनाए, तो और उसके बाद काम भी अच्छे से कंप्लीट किया, मतलब क्या, उसने जो 5 यूनिट बनाए हैं एक्स्ट्रा, उनको कुछ एक्स्ट्रा पे करो, ठीक है। तो उसने वही बोला, बी पेड मोर वेजेस मोर देन 30% टू 100%, उनको 30% का एक्स्ट्रा दे दिया कि हाँ भाई तुझे 1 यूनिट बनाने का 10 रुपीज़ मिलता है, तूने 100 यूनिट बनाया, मतलब तेरे का कितना हो गया, 10 इंटू 100, मतलब तुझे 1000 रुपीज़ तो ऐसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब तूने 5 एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, उस 5 एक्स्ट्रा पे हम क्या करेंगे, इस 10 का 30%, मतलब 3 रुपया, मतलब तेरे को कितना मिलेगा, 13 रुपया, तो 13 इंटू 5 यानी 65 रुपये। एक्चुअल में इस 5 का होता कितना है, 50, लेकिन तेरे को 15 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्यों, 3 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मोर वेजेस पे करना, ठीक है, तो उससे एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड में क्या, टू एडोप्टेड एबडनिंग ट्रेडिशनल मेथड, थिंकिंग हाउ बेस्ट वर्क कैन बी डू इन एनालाइजिंग वर्क साइंटिफिकली, मतलब आप सोच सको, रूल्स लगा सको, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सको, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स बैठा सको, उससे कैसा होगा कि आप उस चीज़ को सोच के अपना रिसर्च करके उस चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर सको, उसका टाइम टू टाइम कंप्लीट हो सके, टाइम कम कर सको। उसके बाद सेकंड है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लान करना और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है। प्लान बनाता कौन है, टॉप लेवल, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, ठीक है, ये लिखा है लाइक एक्सपर्ट्स मेकिंग प्लान एंड वर्कर शुड फॉलो इट, तो वर्कर उस प्लान को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मतलब टॉप लेवल बनाएगा और मिडिल और बॉटम लेवल उसको फॉलो करेगा। जॉब एनालिसिस, जो भी आपका जॉब है, वे वर्क डन स्पीडली विथ लोअर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम में कंप्लीट कर सको, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी, तो ये तीनों चीज़ें आगे आएगी, टाइम, मोशन एंड फैटिग स्टडी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे तो उससे जॉब एनालिसिस होता है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए और एक्चुअल में कितने टाइम पे कंप्लीट हो रही है। स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड आवर होते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट होते हैं कि हाँ सब जने 10 आवर्स में 15 यूनिट्स बना रहे हैं, लेकिन तुम अकेले हो जो 10 आवर्स में 12 यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या बना हुआ है, स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 10 आवर्स में सारे एम्प्लॉयज़ 15 यूनिट्स बना लेते हैं। उसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्शन करना है, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, हाँ भाई 3 से 4 राउंड्स होते हैं, उसके बाद जाके तुम सेलेक्ट होते हो, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और फिर तुम्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी किसमें आएगी, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। उसके बाद फाइनेंशियल मोटिवेशन, फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब मनी इज अ मोटिवेशन, पैसा तो चाहिए ही, परक्विजिट्स चाहिए, अलग से परक्विजिट्स चाहिए, उनको अलाउंसेस चाहिए, ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, फाइनेंशियल मोटिवेशन में, उनको बोनस मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क किया, ओवर टाइम पेमेंट मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मोटिवेशन में।
सेवंथ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब कैसा होता है, वो चीज़ इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंपनी को लॉस हो रहा है और कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है, कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए हर जगह विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कंज्यूमर जो उसको परचेज करके लेके जा रहा है, अगर वो सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज भी बेच रही है और अगर आपका प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है तो सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंज्यूमर को ऐसा लगे कि ये जो कंपनी है ये ज़्यादा चार्ज कर रही है हमसे, ठीक है। उसके बाद मेंटल रिवॉल्यूशन, एक्सपर्ट चाहिए, दिमाग लगाना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में पूरा सारे एनालिसिस करने होते हैं। तो बस ये 8 ही थे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में 8 है। देखो तुम्हें इसको बाय हार्ट नहीं करना है पूरे चीज़ को, ये नॉर्मल थोड़ा बहुत ही याद रखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कम आता है, दूसरा जो फेल वाले प्रिंसिपल्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आता ज़रूर है, ऐसा नहीं है नहीं आता, आता तो है लेकिन कम आता है। तो ट्राई करो कि इसको जितना हो सके उतना सही से पढ़ो, बस ज़रूरत से ज़्यादा इतना वो प्रेशर नहीं देना। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड, सेकंड है प्लानिंग एंड इंप्लीमेंट करना, प्लान करना, प्लान कौन करेगा, टॉप लेवल, इंप्लीमेंट कौन करेगा, बॉटम लेवल। थर्ड जॉब एनालिसिस करना, फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन करना, जो भी क्वालिटीज़ जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, साइंटिफिक सिलेक्शन उनका सेलेक्ट करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल मोटिवेशन, मनी इज अ मोटिवेशन, सेवंथ इकोनॉमिकल, सबको कंज्यूमर्स को भी फिजिबल हो, कंपनी को भी फिजिबल हो, एम्प्लॉय को भी हो, वर्कर्स को भी हो, सबको। उसके बाद एट्थ है मेंटल रिवॉल्यूशन, दिमाग से सारी चीज़ें काम करनी है, सोचना है, एक्सपर्ट्स बैठाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ टेक्निक्स ऑफ बिजनेस में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या, दो टाइप की टेक्निक्स होती है। फर्स्ट इसने दी है टाइम स्टडी एंड सेकंड दी है मोशन स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल बताता हूँ। टाइम स्टडी का मतलब होता है जो भी स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया गया है, जो भी स्टैंडर्ड टाइम है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, उस टाइम पर वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो रहा है। अगर तुमने कोई बैच बोला है कि हाँ भाई इस टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, या किसी से डिलीवरी ऑर्डर लिया है कि हाँ हम इस टाइम पे कंप्लीट करके दे देंगे, तो तुम्हारा टाइम पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, वो होता है टाइम स्टडी में। तो देखो अभी इसमें पढ़ते क्या है। टाइम स्टडी मीन्स साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्टेन पार्ट ऑफ टास्क, कि हाँ ये पार्ट ऑफ टास्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम पर वो चीज़ कंप्लीट हो रही है, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी करना, ठीक है। उसने दिया वॉट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड फिनिश दिस वर्क इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। नॉर्मल सर्कमस्टेंस हो सकता है किसी दिन स्ट्राइक हो गई, तुम्हारे फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, या कोई ऐसी चीज़ मशीन ब्रेक डाउन हो गया, वो रेगुलर नहीं होता है, कभी होता है, साल में 2 साल में एक बार हुआ, 3 साल में 10 साल में एक बार हुआ, ठीक है, डेली बेसिस पे नहीं होता। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो किस में आएगा, टाइम स्टडी में आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या था, मोशन स्टडी मीन्स मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, किसका वेस्टेजेस, रिसोर्सेज का वेस्टेजेस कम हो, अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। अब देखो मोशन स्टडी का मतलब क्या, जो भी वेस्टेजेस हो, अब टाइम का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज का मतलब कैसा होता है, जो मैन लेबर है, लेबर क्या करती है, कुछ टाइम वेस्ट भी करती है कि बैठी है काम नहीं कर रही है, हरामखोरी कर रही है, वो सारा किस में होता है, उसको रिमूव करना, वो सब चीज़ें आती है मोशन स्टडी में। तुम्हारा मटीरियल आया, मटीरियल आने का टाइमिंग क्या है, मशीन ऐसे ही रखी है, लेबर ऐसे कैसे खड़े हैं, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, उसके कारण काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम वर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे जो टाइम लगते हैं ये अननेसेसरी अनयूजुअली टाइम वेस्टेज है। अगर मशीन किसी दिन ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो एक हाँ की हो सकता है कि मशीन ब्रेक डाउन हो सकती है, लेकिन जो मेन और मटीरियल का टाइम वेस्ट है उस टाइम वेस्ट को धीरे धीरे रिमूव करना, वो सारी चीज़ आएगी मोशन स्टडी में। तो क्या क्या आएगा, मेन एंड मटीरियल, इन दोनों के टाइमिंग, रॉ मटेरियल टाइम पे आना चाहिए, उसके बाद फिनिश्ड उसका WIP होगा, WIP से फिनिश्ड गुड्स टाइम टू टाइम कंप्लीट पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास स्टॉक में रहना चाहिए कि हाँ इतना रॉ मटेरियल हो चुका है, इतना रॉ मटेरियल है, अब बिल्कुल कम हो चुका है, अब हम न्यू प्लेस कर देते हैं, 2 दिन लगेंगे, इसको खत्म होने में 3 दिन लगेंगे, न्यू आने में 2 दिन लगेंगे, तो 1 दिन का हमारे पास मार्जिन रहेगा, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल भी आ जाएगा और हमारा काम भी चलता रहेगा, ठीक है। मेन में कैसा होता है कि अब हरामखोरी तो होती ही है, तो तुम्हें क्या करना होता है, 8 से 10 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर रखना होता है, एक कैमरास लगाने होते हैं, उससे कैसा होता है कि उसको पता रहता है कि अगर हमने कुछ भी किया तो हमारा जो सुपरिटेंडेंट होगा, जो सुपरवाइजर होगा, हमें डांटेगा, बोलेगा, कुछ बोले, तो उसके कारण कैसा लोग लेबर टाइम टू टाइम काम कम करती रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब इसने और क्या दिया, इंडस्ट्रियल फैटिग ऑफ वर्कर कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग रॉन्ग प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं वो, क्यों, क्योंकि उनको तो फ्री का पैसा चाहिए होता है, तो उसके कारण दिक्कत आती है। नाउ डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। अब डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी में किसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर ने दिया डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। जैसे हमने आगे देखा था 30 to 100% वाला बोनस वाला सिस्टम, वो 30 to 100% वाले में क्या था, अगर कोई वर्कर अगर अपने स्टैंडर्ड जो आउटपुट है उससे ज़्यादा जनरेट करता है तो हमें क्या करना है, उसको कुछ बोनस देना है। तो ये क्या था, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम में आता है कि सबको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन एक वर्कर ऐसा था उसको 165 रुपीज़ मिल रहे थे, 1000 रुपीज़ सबको मिल रहे थे, उसको 1165 मिल रहे थे। क्यों 165 रुपीज़ ज़्यादा क्यों मिल रहे थे, क्यों, क्योंकि उसने 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए।
जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया उसको 10 की जगह हम कितना 13 रुपये दे रहे थे, 3 रुपीज़ 30% उसको एक्स्ट्रा मिला एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयल। अब हेनरी फेयल ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए वो देखते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन कौन से टेक्निक थे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। टाइम स्टडी में क्या था, वो टाइम रिक्वायर्ड जो टाइम है उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए वर्क, और मोशन स्टडी में क्या, जो भी वेस्टेजेस है चाहे मैन का हो मटेरियल का हो उसको रिमूव करना। उसके बाद डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम दिया था इसने टेलर ने। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयल। हेनरी फेयल ने क्या 6 पार्ट में, जो उसने 14 प्रिंसिपल दिए उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल एक्टिविटी। टेक्निकल एक्टिविटी में क्या क्या दिया, जो टेक्निकल मतलब मशीनरी से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो किसमें गया टेक्निकल एक्टिविटी। सेकंड कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल में क्या है, परचेज सेल एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स। तो परचेज सेल जो करना है वो किसमें कमर्शियल एक्टिविटी में आ गया। उसके बाद थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब क्या, कहाँ से आप पैसा लोगे, बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर रहे हो तो कहीं से प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल होगा, खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ओनर, यहाँ कहीं से लोन लेगा, यहाँ डिबेंचर इशू करेगा, इक्विटी इशू कर रहा है, इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। तो लिखा है देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल तो आ गया, उसका यूज कैसे करना है। अब प्रोक्योरमेंट आया मतलब क्या, पैसा तुमने ले लिया उसको यूज कर लिया, यूज के बाद कुछ पैसा बच रहा है, वो प्रॉफिट जो बच रहा है उसको वापस से बिजनेस में ही प्लॉइंग बैक करना है या फिर री इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारी चीजें किसमें आएगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। उसके बाद फोर्थ है सेफ्टी एक्टिविटी। सेफ्टी में क्या है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स रॉ मटेरियल, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, जैसे फैक्ट्रीज में होते हैं उनको हेलमेट दिया जाता है, उनको अलग अलग सबके अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कुछ कोयला भी लग गया, कोई जलती हुई चीज़ भी लग गई तो वो जलता नहीं है, वो सारी चीज़ें किसकी होती है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। उसके बाद अलग अलग स्पेक्स भी दिए होते हैं उनको, गॉगल्स दिए होते हैं जो फायर प्रोटेक्ट करते हैं उनके। सेफ्टी ऑफ एसेट्स, सेफ्टी ऑफ एसेट्स में कैसा होगा, जो मशीन से, मशीन ऐसा नहीं है बारिश में बाहर ही रखी, ऊपर प्रॉपर कवर्ड होता है फैक्ट्री, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अगर मशीन में आग लग गई तो हम क्या करेंगे ताकि मशीन को हमें कम से कम लॉस हो। फिर उसके बाद सेफ्टी ऑफ गुड्स, गुड्स की भी सेफ्टी रखनी पड़ती है। गुड्स की सेफ्टी क्यों, पता चला कि एम्प्लॉयज़ ही रोज बाहर लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गुड्स रोज लेके जा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, सेफ्टी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और प्रोक्यूरिंग नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना और उसके बाद पोजिशनल स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। मैनेजमेंट एक्टिविटी, मैनेजमेंट की एक्टिविटी में क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एक्टिविटी, ये सारी किसमें आएगी, मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब काम मैनेजमेंट करेगा। तो 6 कौन कौन से थे जिसमें सब में डिवाइड किया, पहला टेक्निकल एक्टिविटीज, प्रोडक्शन और फैक्ट्री से रिलेटेड चीज आएगी। कमर्शियल में सेल्स परचेस आ जाएगा। फाइनेंशियल में प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल और यूज ऑफ कैपिटल आ जाएगा। सेफ्टी एक्टिविटी, सेफ्टी ऑफ एसेट्स, एम्प्लॉयज एंड गुड्स। उसके बाद अकाउंटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और उसके बाद मैनेजमेंट एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब उसके 14 प्रिंसिपल क्या क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल आर एज अंडर। उसके 14 प्रिंसिपल क्या क्या, उसने क्या करा, इन सारी चीज़ों पे एक्टिविटी पे वर्क किया, रिसर्च करी, उसके बाद उसने 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो एवरी फील्ड, एवरी कंपनी में, एवरी मैनेजमेंट उस चीज़ को फॉलो करता है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन उसने ये 16 बनाए कि ये 16 तो हमेशा होते ही है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई एडलेस कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये 16 तो ओवरऑल है, एवरग्रीन प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, जो भी वर्क है उस वर्क को डिवाइड कर दो, एक ही वर्क सब एक ही एम्प्लॉयज़ को मत दो, नहीं तो कैसा होगा, उस वर्क में कुछ भी जैसे सपोज वेरिएशंस आ गए, वेरिएशन आने किसी एक की गलती होगी तो पूरा वर्क ही गलत हो जाता है। तो क्या करोगे, उसको पार्ट में डिवाइड कर दो और उसके हिसाब से उनको डिवाइड करके वर्क कंप्लीट करो, ठीक है। सेकंड है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल की अथॉरिटी। टॉप लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल को, तब मिडिल लेवल क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्सिबल करेगा। जिस भी पर्सन को वर्क दिया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से उस वर्क को कंप्लीट करे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में तो रहना ही होता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ है, लेबर है, जो भी वर्कर है, कोई भी वर्क करो, गुड्स का करो, सर्विस का करो, फैक्ट्री में करो, ऑफिस में करो, डिसिप्लिन में तो रहना ही होगा। अगर तुम डिसिप्लिन में हो, मैनेजमेंट ने तुम्हें डिसिप्लिन में रख रखा है, तो तुम क्या करोगे, अच्छे से वर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और तुम वर्क को कंप्लीट करोगे। उसके बाद फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कैसा होता है, जैसे हर टीम में 4 लोग हैं, उन 4 के ऊपर एक मैनेजर है, ठीक है। सपोज 20 लोग हैं, इसका मतलब 5 मैनेजर होंगे, 4 के बीच में एक मैनेजर, मतलब 5 मैनेजर। अब वो जो 4 मैनेजर है 1 to 4, उनके लिए एक मैनेजर है, तो वो चारों यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक ही की होगी कि हाँ ये चारों इस पर्सन के हिसाब से ही वर्क करेंगे, कोई दूसरा मैनेजर आके उनको काम के लिए नहीं बोलेगा। ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या, उस चीज को उसको पकड़ रखा है, मेन जो हेड है उसका वो एक ही, उन 4 का वो एक हेड है, बाकी के 5, 6, 7, 8 का दूसरा हेड है, तो वो जो 5 से 8 है वो उस पर्सन की बात सुनेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है कि हाँ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना है, हमारा सेल्स का ग्रोथ करना है। तो ये सारा के साथ पूरी जो 5 टीमें बनी है, 20 लोग थे, 4-4 की 5 टीम बन गई। वो पाँचों टीमों का मेन गोल क्या है कि हमें सेल इंक्रीज करनी है। हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग में डिपार्टमेंट। अब परचेस वाला क्या करेगा, कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल परचेस करेगा। सेल्स वाला क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल करने की ट्राई करेगा। मार्केटिंग वाला क्या करेगा, मैक्सिमम मार्केटिंग करेगा, मैक्सिमम एरिया कवर करेगा मार्केटिंग का। फाइनेंस वाला क्या करेगा, प्रोडक्शन वाले को चाहिए रॉ मटेरियल लाना है तो वो क्या करेगा, उसको पैसा रिलीज करेगा, ठीक है, और वापस सेल वाले से जो पैसा आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वापस अपने पास पैसा रखेगा। तो ये सारा काम कैसा होता है, लेकिन सबका काम क्या है, क्यों, क्योंकि उनको सेल इंक्रीज करनी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। फिर उसके बाद सिक्स्थ है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू को जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट के साथ मिक्स करना। मतलब हर पर्सन का एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो, उसको प्रमोशन हो, उसको बोनस मिले, कमीशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करा। तो सबका जनरल इंटरेस्ट भी यही रहता है कि हाँ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के साथ जनरल इंटरेस्ट मिला है। उसके बाद सेवंथ है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन क्या, रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसको सैलरी, बोनस, कमीशन मिले, ये सारी चीज़ें क्या रेम्यूनरेशन में आएगी। उसके बाद एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन हमेशा होता है स्मॉल स्केल पे और डिसेंट्रलाइजेशन होता है लार्ज स्केल पे। तो सेंट्रलाइजेशन से कैसा होगा कि जैसे स्मॉल स्केल है तो वहाँ से एक ही जगह से कंट्रोल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे आज डीमार्ट का बिजनेस है, डीमार्ट क्या करता है, डीमार्ट का स्टेट वाइज अब 29 स्टेट्स अप्रोक्स, तो मान लो कि हर जगह उसका बिजनेस तो है ही है, ठीक है। तो हर जगह उसने क्या कर रखा है, डिवीजन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मुंबई से ही कंट्रोलिंग चलता है। तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं, उसने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा, अपने वर्क को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो लार्ज स्केल वाले क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं। और जो स्मॉल हो वो क्या करेंगे, एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम ही रखते हैं, एक ही जगह से चीज़ें कंट्रोल होती है, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब कैसा होता है, जो हायरार्की बनी होती है। हायरार्की कहाँ से, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। मतलब टॉप कोई भी चीज़ बोलेगा तो मिडिल के पास पहुंचती है, मिडिल से बॉटम के पास, बॉटम की कोई भी नीड होती है बॉटम वाले मिडिल तक पहुंचाते हैं, मिडिल से टॉप लेवल। ये एक हायरार्की बनी हुई है, ये किस में आती है, पूरी एक स्केलर चेन में आती है। नाउ 10 ऑर्डर। ऑर्डर कब कौन सी चीज़ के प्लेस करने, हमने देखा था आगे वो स्टोर कीपर वाले में कि कोई भी ऑर्डर है, अब ऑर्डर में कैसा रहेगा, तुम्हारे पास टोटल 1000 kg का तुमने रॉ मटेरियल रखा है, तो तुम क्या करोगे, हाँ भाई 200 kg जैसे ही हमारा रॉ मटेरियल रहेगा हम एक न्यू ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो एक ऑर्डर का टाइमिंग है कि हाँ 200 kg जैसे हुआ, मिनिमम 200 kg हुआ, अब हम उसके हम न्यू ऑर्डर प्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 200 kg खत्म होने में 2 दिन लगते हैं, ठीक है, और अब न्यू ऑर्डर आने में केवल 1 डे ही लगेगा। तो नया ऑर्डर आ जाएगा, हमारी ये चीज़ खत्म भी हो जाएगी और हमारे पास स्टॉक भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है, ऑर्डर में। उसके बाद 11 है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ये सारी सबको एक जैसा ही देखना है। वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, इक्वालिटी में। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, पर्सनल टेन्योर स्टेबल होना चाहिए। कैसे होता है, जब एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन हो, जब एम्प्लॉयज़ को हरासमेंट नहीं होता है, जब एम्प्लॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसको टाइम टू टाइम पेमेंट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जब होती है तब वो क्या रहता है, पर्सन उसका स्टेबल रहता है कि हाँ भाई इस कंपनी में हमें रहना है, ये कंपनी अच्छे से रखती है, वर्क करवाती है, नो डाउट वर्क तो हर कंपनी करवाएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा वर्क अच्छा है और तुम्हें हरासमेंट नहीं किया, मेंटली प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब तुम स्टेबल रहते हो हमेशा। उसके बाद 13 है इनिशिएटिव, न्यू इनोवेशंस करने का। अगर कोई भी एम्प्लॉय न्यू इनोवेशन लेके आया है, कुछ भी इनिशिएटिव लेता है, तो उसको लेने देने का, उसको अलाउ करने का कि हाँ चलो 1 लाख तक है, कुछ थोड़ी रिस्क कम है, तो उसका थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है उसका रिस्क पावर देखता है, रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेने देता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, इनिशिएटिव्स में आएगा, न्यू इनोवेशंस में आएगा। अगर कंपनी न्यू इनोवेशंस करेगी तो कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी। हमने आगे नेचर में भी इंपॉर्टेंस में भी प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो वो इसीलिए क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अगर न्यू इनोवेशन लेने हैं तो उनको इनोवेशन करने देने चाहिए। उसके बाद लास्ट है स्प्रेड द कॉर्पस, फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस में क्या होता है कि सबको एक जैसा ही रखना, हार्मनी रखना सबके बीच में। तो ये सबको ऐसा लगे कि कोई किसी से अलग अलग नहीं फील करे, सब जने एक बन के रहे, वो क्या आएगा, फीलिंग ऑफ वननेस में, ठीक है। तो ये आएगा स्प्रेड द कॉर्पस में। अब देखो इस हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में एक चीज़ ध्यान रखने का कि ये सारे प्रिंसिपल्स तुम्हें नहीं पूछे जाएंगे, 14 के 14 नहीं आ जाएंगे। कुछ ही प्रिंसिपल हो सकता है तुम्हें 4-6 प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन को दे दे, या फिर कोई 2 से 3 आ जाए जिनको तुमने पर्टिकुलर एक्सप्लेन करना हो, तो उनको ध्यान रखना है बस, और ऊपर ऊपर से याद करना है, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने जितना बोला इसको रिवाइंड करके देखो, या फिर क्या करो, रिवाइंड करके 1 से 2 बार देखो, फिर उसके बाद जो दिया है उसको जस्ट रीड करो। रीड करने से क्या होगा, तुम्हें प्रॉपर लैंग्वेज में सेम चीज़ें फिट हो जाएगी। तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, जो समझाया है, जो सुना है, वही उससे रिलेटेड ही है, तो तुम वो सेम चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो की है वैसे।
उसके बाद लास्ट में क्या है उसको बताता हूँ, एक मिनट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। पीटर एफ ड्रकर का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। पीटर एफ ड्रकर ने क्या किया था, देखो इसने इसमें पीटर एफ ड्रकर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ, याद रखना है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आर मैन। ये किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने। तो इसीलिए इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, लिखा है देखो, हैंस पीटर एफ ड्रकर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर किसको बोलते हैं, पीटर एफ ड्रकर को। ठीक है, बस इतना ही था। अभी इसमें हम लोग ने क्या क्या इसने दिए होंगे, कहीं तो लिखे होंगे, ये रखा, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन डी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, देन रेम्यूनरेशन टू द पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन एक जगह से कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन अलग अलग से, डिवीजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन, ऑर्डर प्लेस करना, इक्वालिटी सबको एक जैसा रखना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर स्टेबल रहना, इनिशिएटिव न्यू इनोवेशंस करना, स्प्रिट द कॉर्पस, फीलिंग ऑफ वननेस। ठीक है, अब देखो इसका एक न्यूमोनिक्स बना रखा है, न्यूमोनिक्स बता देता हूँ मैं तुम्हें, तो ये यहाँ लिख देते हैं, डेट्स कोर यूनिटी। ठीक है, तो अब इसमें डेट्स कोर यूनिटी में क्या है, डेट्स कोर यूनिटी फर्स्ट देखो, फर्स्ट डी किससे है, डी फॉर डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट डी किससे होगा, डिवीजन से। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क पूरा हो गया, फिर ए फॉर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद डी फॉर डिसिप्लिन, फिर उसके बाद एस फॉर कौन सा, सबऑर्डिनेशन। तो ऐसे सबऑर्डिनेशन लिंक में एक लाइन में याद रखना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद सी से क्या, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो सी फॉर सेंट्रलाइजेशन उसके साथ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दोनों एक ही में है। फिर उसके बाद है ओ फॉर ऑर्डर, फिर आर फॉर रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, रेम्यूनरेशन। फिर उसके बाद क्या, आर ई पे क्या, स्प्रिट द कॉर्पस लास्ट वाला, तो स्प्रिट द कॉर्पस। देखो ये बहुत सी बार उसमें भी आता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि स्प्रिट द कॉर्पस का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ वननेस, ये याद रखना है। ये ई तक हो गया। फिर उसके बाद यू पे क्या, यू पे दो है, दो यूनिटी है, एक यूनिटी ऑफ कमांड है और दूसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। तो यू पे दो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो ये दोनों देखना। फिर उसके बाद एन से कुछ शायद नहीं है, एन से कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें मार्क कर रहा हूँ। आई से क्या है, इनिशिएटिव, आई से इनिशिएटिव। फिर उसके बाद नेक्स्ट टी से क्या, पर्सनल टेन्योर याद रख लोगे, पर्सनल टेन्योर वो एक्चुअल में पी से है, यहाँ पर तो किससे दिया है, देखो कौन सा है ये, पर्सनल टेन्योर वाला था ना एक, ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। ठीक है, तो एस से वो सबऑर्डिनेशन में आ गया, तो इससे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का, टी फॉर टेन्योर यानी टाइम याद रख लोगे, कितने टाइम पीरियड तक रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टी हो गया, देन वाई से भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, मतलब दो प्रिंसिपल बाकी। कौन कौन सा बाकी, तो देखो एस से सबऑर्डिनेशन के साथ साथ हम एक चीज और कर सकते हैं, कौन सा, सबऑर्डिनेशन दो बना सकते हैं, स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन बन सकता है इसके साथ, मतलब ऐसे दो हो गए, स्केलर चेन और सबऑर्डिनेशन। उसके बाद इस ई से स्प्रिट द कॉर्पस, और उसके साथ एक और कौन सा हो सकता है, ई पे था ना एक स्केलर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, तो दो हो गए। तो कौन सा, फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, स्प्रिट द कॉर्पस। तो दो पे अलग, दो है, तीन पे, एक एस पे है, उसके बाद ठीक है, देखो ये किसको क्या, किस पे, एक एस पे है, एस पे, दूसरा ई पे और तीसरा यू पे।
ठीक है, इन तीनों पे डबल डबल है, ये इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सब पे सेम ही रहेगा और हो जाएगा। क्लियर? तो बस इतना सा पढ़ना हो जाएगा। चलो बाय, अच्छे से पढ़ो।